मित्र वह है जो अपने मित्र को पापों से दूर रखता है, उसे हितकर कार्यों में लगाता है, उसके गुप्त रहस्यों को छिपाए रहता है और उसके गुणों को उजागर करता है। जीवन में इसको अगर समझ लिया जाए तो यही है मनन। नमस्कार। एक अलसाई सी सर्द सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी में। आज हमारे साथ सिनेमा जगत की एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने पिछले 35 सालों से जिस भी किरदार को किया है, जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। सुप्रभात दोस्तों, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत 35 साल का जिसका अपना बहुत बड़ा करियर रहा है, 250 से ज़्यादा फिल्में जिसने की है, देश ही नहीं हॉलीवुड की फिल्मों में भी नाम कमाया है, और एक ऐसा किरदार जो जब भी आपके कानों में जिसकी आवाज़ सुनाई देती है, कभी गुदगुदाती है तो कभी रौबदार आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान में पिछले 3 दिनों से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी बात को कह रहे बहुत संजीदा कलाकार ओम पुरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है ओम पुरी साहब। राजस्थान के दूरदर्शन केंद्र जयपुर के अंदर, और राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरा देश आपको आज देख रहा है, सुन रहा है, और हम चाहते हैं कि आज जो दूरदर्शन का दर्शक वर्ग है वो ये जान ले कि ओम पुरी की अनकही बातें क्या है, ओम पुरी के मन की बातें क्या हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो ओम पुरी साहब बताना चाहते हों। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं ओम पुरी साहब, तो मैं आपकी एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, अर्ध सत्य। और जैसा कहते हैं कि आपको जब फेम मिला, पहला फेम मिला, वो अर्ध सत्य के उस इंस्पेक्टर के रोल से मिला, लेकिन वो जो रोल था वो तो अमिताभ जी के लिए लिखा गया था। उनके ये तो नहीं मैं कहूँगा कि उनके लिए लिखा गया था। ये हो सकता है कि डायरेक्टर के जहन में ये हो कि वो इस किरदार को निभाएं, लेकिन क्योंकि ये किसी के लिए लिखा गया नहीं। अगर आप उसको पढ़ें या देखें फिल्म को, तो विजय तेंदुलकर ने एक छोटी सी कहानी थी जो कि एक कस्टम ऑफिसर ने लिखी थी, उसको उन्होंने डेवलप किया और उसे अर्ध सत्य का रूप दिया। और ये हमारे पुलिस विभाग, सरकार, ब्यूरोक्रेसी सब पर उंगली उठाती है। तो अर्ध सत्य जब आप कर रहे थे, चूंकि उस समय तक ओम पुरी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, अर्ध सत्य के बाद देश ने जाना कि एक ऐसा किरदार भी है, एक ऐसा संजीदा कलाकार भी इस देश में है। तब तक का जो जीवन है आपका, अर्ध सत्य से पहले का जीवन थोड़ा सा, मैं अगर आपके बचपन की तरफ चला जाऊं तो बहुत कम लोग हैं शायद ये जानते हैं कि आप चाय की दुकान पे भी काम करते थे। आपने चाय भी बेची है। अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन तब मैं सिर्फ गिलास धोता था 6 साल की उम्र में। बहरहाल इस पे मुझे ठीक है, मुझे गर्व है और होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि मैं ही एक अनोखा इंसान हूँ जो इस तरह की मुसीबतों से गुजरा हूँ, मैं उन करोड़ों लोगों में से एक, उन करोड़ों लोगों में से एक ओम पुरी हूँ जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं और जिंदगी में कुछ बनते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। उस वक्त आप क्या एक ख्वाब देखते थे कि हर बच्चा जैसा सोचता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है? उस वक्त तो छोटा ख्वाब था कि भाई पढ़ने को मिल जाए। 6 साल के बच्चे को और क्या चाहिए कि भाई मैं पढ़ूं, और पढ़ने के बाद ये होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए और हमारे जो परिवार का की देखभाल करने के लिए एक जीविका हो, थोड़ा धन आए घर में, ताकि वो परेशानियां जो हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उस समय तो यही ख्वाब था। उसके बाद लेकिन ख्वाब जो है, कहते हैं कि मंसूबों में कंगाली नहीं होनी चाहिए। मंसूबे अच्छे थे। हाँ, चाय की दुकान से बड़े
ढाबे पे पहुंचे। तो एक ख्वाब, एक शेर है, पृथ्वीराज कपूर जी को बहुत पसंद था कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। जो मंजिल पे वही तो एक ख्वाब आपका पूरा होता है तो दूसरा ख्वाब तैयार रहना चाहिए, नहीं तो जीवन समाप्त। क्या ये सच है कि ओमपुरी ढाबा चलाना चाहते थे? दाल रोटी नाम रखा वो तो नहीं है आपने? वो तो ऐसे मस्ती में, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है। दाल रोटी मैंने इसलिए सोचा था कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे छोटे छोटे ढाबे हों जो बेसिक खाना, जो एक गरीब से गरीब आदमी अफोर्ड कर सके, कि वो 5 रुपए में अपना पेट भर सके, दाल और रोटी। तो वो जहन में था। सर, सिनेमा की तरफ कैसे रुख हुआ आपका, कैसे आपका रुझान हुआ कि मैं इस क्षेत्र में अपने लिए कुछ करूं या कुछ किरदारों को जीऊं, इस तरह से हुआ? सिनेमा में रुझान इस तरह से हुआ कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला इंसान था और झिझक थी और इंट्रोवर्ट था, और कॉलेज में जाकर मुझे एक थिएटर ग्रुप से जुड़ने का मौका मिला। तो उस थिएटर ग्रुप के ज़रिए मैंने बहुत सारे ऐसे प्ले किए जो कि बहुत सार्थक और जीवन से जुड़े हुए प्लेस थे। और वो कपल जो था, हरपाल टिवाना और नीना टिवाना, वो दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे थे और उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया था पटियाला में। तो उनके साथ काम करके और उनके प्लेज में काम करके मुझे ऐसे लगा कि जो वो मेरी भावनाएं हैं अंदर की, जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, वो उन प्लेज के ज़रिए बाहर निकलती हैं और लोगों तक पहुँचती हैं, और वही मेरा मकसद था। तो वो एक तरह से मेरी एडिक्शन हो गई, वो थिएटर करना, और मैं थिएटर से पूरी तरह से जुड़ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यही है जो मुझे करना है, और मैं फिर नेशनल स्कूल ड्रामा में चला आया, अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया, 3 साल वहाँ गुजारे। उस 3 साल के बाद फिर जब ख़त्म हो गई ट्रेनिंग, तो एहसास हुआ कि भाई मैं किसी ऐसे परिवार से तो नहीं हूँ जिनके पास अपार धन हो और वो थिएटर करें, क्योंकि थिएटर से, हिंदी थिएटर से आप अपनी जीविका नहीं चला सकते। मैं कहता हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, आप थिएटर करके जीविका नहीं चला सकते। थिएटर करके जीविका चला सकते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में। तो अब क्या करें, ये सवाल पैदा हुआ। नसीरुद्दीन शाह जो मेरे मित्र हैं और मेरे क्लासमेट भी रहे, एनएसडी में आप साथ रहे? एनएसडी में हम साथ थे। वो एनएसडी पास करके सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया, और छुट्टियों में वो आया तो मेरे पास ठहरा। तो उसने मुझे प्रभावित किया, इंस्पायर किया कि तुम्हें फिल्म इंस्टीट्यूट आना चाहिए, यहाँ भूखे मरोगे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो धन नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं मुझे पता, बैग बोरो स्टील, आप वहाँ आइए। तो इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैमलेट कर रहा था उस वक्त, और मैं हैमलेट की भूमिका निभा रहा था। शो चल रहा था, और एक हमारी जूनियर नेशनल स्कूल ड्रामा की लड़की नीलम मान सिंह, वो और उसका एक मित्र जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो प्ले देखने आए। तो उनका मित्र बहुत प्रभावित हुआ प्ले देखकर। उन्होंने कहा यार कमाल का एक्टर है और बहुत बढ़िया, आई लाइक टू मीट हिम। तो मिलाने लाई, और उसने उनको बताया कि भाई ये फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाहता है और इसके पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, 300 रुपये महीना। उस वक़्त
74 में बहुत था वो ट्रेनिंग के लिए। तो वो मेरे कमरे पे आए जहाँ मैं रहता था, मुझे 300 रुपये दे दिए और कहा ये तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट है। मैं थोड़ा एम्बैरस हुआ, वही मध्यम वर्ग की भावनाएं कि भाई किसी अजनबी से। तो नीलम मान सिंह ने कहा कि भाई देखो वो तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए 300 रुपये कुछ भी नहीं है, और बाकी तुम जब कमाओगे तो लौटा देना, इसको लोन समझो तुम। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गया। इसका मतलब नसरुद्दीन शाह एक ऐसे Yes. शख्सियत है जिन्होंने एनएसडी से आपको दिल्ली से, पंजाब से निकाल करके मुंबई पहुंचाया। अगर पंजाब, हाँ, दिल्ली से, दिल्ली तक आप पहुंचे, मैं NSD रहे, सचमुच थिएटर करते थे। उसके बाद में नसरुद्दीन शाह की सलाह पर आप फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे पहुंचे और फिर वहां से आपका फिर फिल्मी करियर शुरू होता है। उसके बाद में एजुकेशन के बाद में जी, अगर नसीरुद्दीन शाह मुझे धक्का नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। एनएसडी की कुछ तो यादें मैं आपके उनका साथ बहुत हो? ऋणी एनएसडी की कुछ यादें आप? एनएसडी की यादें ये कि एनएसडी का जो कोर्स था वो बहुत कंसोलिडेटेड कोर्स था, और उसमें थिएटर के हर पहलू पे हमारी जानकारी को बढ़ावा दिया जाता था। चाहे आप एक्टिंग कोर्स कर रहे हो या डायरेक्शन कर रहे हो या स्टेज क्राफ्ट कर रहे हो, आपको थिएटर के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। ये उस ट्रेनिंग का मकसद था। और हमने बहुत सारे उस दौरान प्लेज किए, ब्रेख्त भी किया, शेक्सपियर भी किया, फोक प्लेज भी किए, क्लासिकल प्लेज भी किए, मॉडर्न इंडियन प्लेज भी किए। पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, तो फिर किस तरह से चाय पानी का खर्चा किस तरह से? स्कॉलरशिप मिलता था 200 रुपये, और उसमें अगर आप इंडल्जेंट नहीं हैं तो गुजारा हो जाता था। हॉस्टल में मेस थी, मेस का मेरा ख्याल है कुछ 80 रुपये थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बाकी आपका धोबी है, आपकी थोड़ी सी छोटी सी फीस है, बहुत बड़ी फीस नहीं थी। हाँ, मतलब महीने में 2 बार सिनेमा देख सकते थे, तो लेकिन बहुत धन भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि काम नहीं चल रहा है। और जब हम 3rd ईयर में पहुँचे तो वो हमारा स्कॉलरशिप 50 रुपये बढ़ गए, 250 हो गए। आपने जैसा कहा कि आप बचपन में बहुत अंतर्मुखी स्वभाव के थे और आपने भावनाओं की अभिव्यक्ति थिएटर को अपनाया, तो आपको एकदम से नहीं लगा कि जो थिएटर में जो अभिव्यक्ति होती है जी, वो एक सभी के सामने बोलकर अभिव्यक्ति की जाती है, तो उसमें आपको कुछ समस्याएं नहीं आई कि सबके सामने बोलना एक अंतर्मुखी बच्चे के लिए कैसा रहा होगा? वो एक्सपीरियंस हमें कुछ बताएं कि जब आपने पहला प्ले कुछ किया जी, तो वो आप हमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर करें। शुरुआत में शायद 1-2 प्ले में ऐसी मुश्किलात आई हूँ, लेकिन जब आपको लोगों से रिस्पांस मिलता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और उस कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप की जो झिझक है वो मिट जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से आपको नवाजा गया, पद्मश्री आपको प्राप्त हुआ है, तो वो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय तो बड़ी बात उस समय बड़ी बात थी। पद्मश्री देश का चौथा बड़ा सम्मान है, और नहीं, मुझे गर्व है आपको उस समय मिला। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर में आपको अमिताभ बच्चन साहब ने दिया। तो जब आपके काम को सराहा जाता है, आपको लोग याद करते हैं, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग एक आम दर्शक वर्ग है? क्योंकि ओमपुरी अगर जीता है तो उस दर्शक के लिए जीता है जो सिनेमा घर में जाता है, 50 रुपये 100 रुपये का टिकट खरीदता है और ओमपुरी के डायलॉग पर तालियां बजाता है। जी, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। मुझे खुशी है, मैं जो महसूस करता हूँ वो सिनेमा के ज़रिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ, उन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ही हूँ जो उनको जागरूक करने में पहल करता हूँ। पहल तो
उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी है, उसमें डायरेक्टर भी है, उसमें पूरी टीम होती है जो दर्शक को अपनी भावनाएं दिखाती है, शेयर करती है और उम्मीद करती है कि दर्शक उससे प्रभावित हो और वो अपने जो भी कदम लेते हैं समाज में वो बेहतर कदम ले सकें। ओमपुरी साहब, जिस समय जब आप अपने दौर की बात करते हैं तो एनएसडी में आपका चयन हो गया, स्कॉलरशिप भी मिली, आप फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे आ गए, आपको स्पॉन्सर भी मिला, लोन मिला। उस समय अवसर भी कम थे, फिल्में भी बहुत कम बना करती थी, लेकिन आज का जो सिनेमा है, आज जो युवा है, क्योंकि टेलीविज़न जितना व्यापक हुआ है, सिनेमा हॉल्स मल्टीप्लेक्स जितने ज़्यादा आए हैं, सिनेमा भी उतना ही बड़ा है, तो आज का युवा जो है, पहले कहते थे कि ट्रेन पकड़ो, मुंबई जाओ, मुंबई जाने के बाद में फिर धक्के खाओ, इधर जाओ उधर जाओ, उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा लोग ट्रेनिंग करके नहीं आते थे, लेकिन आज तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। फिर भी युवा को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, युवा वर्ग को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर कोई करियर फिल्मों में बनाना चाहता है, कोई अपना करियर देखना चाहता है, चाहे वो टेक्नीशियन के तौर पर देखना चाहे या एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहे, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी, क्या होती है? देखिए, सभी के लिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, सभी के लिए गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। आपका एक बेसिक एजुकेशन, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई, और उसके बाद आप चुनाव करते हो कि किस वोकेशन में आपको जाना है। आपको, अगर हम फिल्म की बात करें कि आपको कैमरामैन बनना है, एडिटर बनना है, साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है, डायरेक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, क्या बनना है उस क्षेत्र में। और बाकी जो मेहनत का सवाल है, जो संघर्ष का सवाल है, वो कोई भी चीज़ आप ले, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहें या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहें या व्यापारी बनना चाहें। व्यापारी बनने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि लोग सोचते हैं कि व्यापारी का जो है रोल ख़ास अच्छा नहीं होता, जो कि मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, व्यापारी दो तरह के होते हैं। वैसे तो सभी क्षेत्र में लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो योगदान, अच्छा योगदान देते हैं, एक वो जिन्हें सिर्फ अपने लिए करते हैं। अच्छे व्यापारी के गुण जो हैं वो ये हैं कि उसने ये कप बनाया है तो उसने ऐसा कप बनाया है जिसमें उसने धोखा नहीं किया, उसने अच्छा कप बनाया और ड्यूरेबल है, बहुत पैसा बचाने की कोशिश नहीं की, और वो चाहता है कि ये मेरा जो धंधा है वो ऐसे चलता रहे और मैं करोड़ों कप बनाऊं। और कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं कि यार इसमें इतना खर्चा क्यों करते हो, मटेरियल सस्ता इस्तेमाल करो, टूटेगा टूट जाए यार, हैं? 6 महीने तक ये कप बनाया, उसके बाद कप छोड़ दिया, फिर कुछ और बनाने लगे, फिर उसको छोड़ दिया, कंपनी का नाम बदल लिया। तो दो तरीके के व्यापारी होते हैं, और दो तरह के ही कोई भी क्षेत्र ले लो, एक वो हैं जो एक अनुशासन में अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से अच्छा काम करते हैं, और कुछ वो हैं जिनको हम नालायक भी कह सकते हैं। अनुशा जी, सबसे बड़ी बात ओमपुरी साहब की है कि ये बेबाक बहुत बोलते हैं, बिल्कुल। और इस बेबाकी के कारण ओमपुरी साहब कई बार आप फंस भी जाते हैं कई बार फंस भी जाते हैं। लेकिन आप बेबाकपन, जो आपका बेबाकपन है, इसके साथ समझौता नहीं कर पाते, आप फिर बोल ही जाते हैं। कई बार मंचों पर आपको देखा है, आप बोल ही जाते हैं। तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, वैसे तो और भी बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं संयम रखता हूँ अपने ऊपर। बहुत सारे कलाकार तो ऐसे हैं जो बचते हैं, जो आम लोगों से जुड़ाव महसूस करने में भी बचते हैं, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी घेरा मेंटेन करते हैं। ओमपुरी ऐसा क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको अच्छा लगता है रिक्शे वाले के साथ बैठ के बात करना, ठेले वाले के साथ बैठ के बात करना, केले बेचने वाले के साथ बैठ के बात करना? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से तो हम सीखते हैं।
आप कैसे सीखते हैं उनसे? उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से, और उन्हीं को हम एक स्तर पे लाना चाहते हैं। मतलब ये तो हमेशा हमारा ये मानना गलत है कि उनमें जहन नहीं होता, अनपढ़ता की वजह से उनकी सोच अच्छी नहीं होती, कमज़ोर होती है। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपको चकमा दे देते हैं। एक बच्चा था 15 साल का, और हम शूटिंग कर रहे थे यात्रा की, श्याम बेनेगल का एक टेलीविज़न सीरियल था। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम शूटिंग कर रहे थे। एक बच्चा आया 15 साल का, जो कंघी बेचता था, और उसने कहा, ओमपुरी साहब ये कंघी मैं आपको देना चाहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस। मैंने कहा, बेटा मैं कंघी रखता नहीं, ये तो जेब में रखने वाली कंघी है। मैं एक बार सुबह बाल बना लेता हूँ उसके बाद शीशा नहीं देखता, और बीच बीच में ऐसे कर लेता हूँ बस। बोले, साहब मैं तो और कुछ दे नहीं सकता आपको, यही है मेरे पास। तो मैंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हारी ये भावना की मैं कदर करता हूँ। मैंने कंघी ले ली। पैसे देने चाहे उसने, ये तो मेरा आपको तोहफा है। और फिर एक सेंटेंस उसने बोला कि आप अच्छी फिल्मों में ही काम कीजिए, अनपढ़ कंघी बेचने वाला, एक जो कंघी बेच रहा है वो आपको सलाह दे करके जाता है, ओमपुरी को सलाह और देता है। हम सोचते हैं कि आम आदमी में, अनपढ़ किसान में, अनपढ़ मजदूर में सोचने की शक्ति नहीं है। सर, आप आम इंसानों के खास अभिनेता रहे हैं, तो आप इस सफ़र को, जो आपके 35 सालों से ज़्यादा का सफ़र है, इस सफ़र में आपने कई बदलावों को देखा है। वो चाहे तकनीकी बदलाव रहे, सिनेमा जगत में हर तरह के बदलाव हुए हैं। इनफैक्ट सिनेमा ने समाज को बदलने की कोशिश की है। इन बदलावों को आपने कैसे स्वीकार किया, कैसे आपने उन्हें देखा, उनका क्या अनुभव रहा, वो आप बताएं। देखिए, सिनेमा में जो बदलाव आते रहे हैं वो तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आएंगे बदलाव। और सिनेमा की अगर हम बात करें तो हमारा सिनेमा कई चीज़ों से गुजरा है। हमारा जो 50 का सिनेमा था, जिसमें बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, बी शांताराम, अरली राज कपूर, इन सब ने हमें बहुत अच्छा सिनेमा दिया। और जो कि सार्थक सिनेमा था, हमारी समाज की समस्याओं को लेकर बना। गाने भी होते थे, और गानों से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि गाने उस वक़्त जो थे उसमें पोइट्री होती थी जी। उसमें म्यूज़िक में मिठास होती थी, और वो कथानक से जुड़े हुए होते थे। कैरेक्टर पे कमेंट करेंगे, थीम पे कमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से थोपे हुए होते थे। जैसे आजकल थोपे जाते हैं कि भाई 6 गाने होना ज़रूरी है ना, चाहे उसका कथानक से कुछ लेना देना हो या ना हो। चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं, आपके कहने का मतलब कुछ जी ऐसा? जी, मतलब बिल्कुल कोई सामाजिक जिम्मेदारी उसमें नहीं है। और तकनीकी तौर पे फिल्में बहुत हमारी डेवलप हुई हैं, बेहतर हुई हैं, और लेकिन कथानक के रूप में अगर देखें, बहुत कम फिल्में हैं, 10% मुश्किल से होंगी ऐसी फिल्में जिन पे हम नाज कर सकते हैं, जिन पे हम गर्व कर सकते हैं। आपको याद, मालामाल वीकली फिल्म जब भी कोई देखता है तो आपके किरदार को बहुत याद किया जाता है। जी। आपके साथी रहे परेश रावल, कई फिल्मों में आपके साथ में काम किया, आज एमपी हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों ना राजनीति में भी आया जाए? राजनीति में अगर मैं कुछ, मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं होऊंगा राजनीति में।
क्योंकि मैं बकवास बहुत कर देता हूँ, बोल देता हूँ, तो वो निकाल देंगे पार्टी वाले मुझे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं जाके, बाहर से ही अच्छा है। डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, फिल्म जी जी एक राजस्थान, अब आपकी बहुत जल्दी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, डर्टी पॉलिटिक्स। जी तो जी। लगता है कि सिनेमा के पर्दे पे आप राजनीति बहुत करना चाहते हैं। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, बिल्कुल करना चाहूँगा। और डर्टी पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और हमारी सच्चाई को बयान करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं। अगर सभी पॉलिटिशियन डर्टी पॉलिटिशियंस होते तो समाज ने जो तरक्की की है वो नहीं कर वो पाते, नहीं कर पाता, निश्चित रूप से। क्योंकि सब मतलब हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को या अपने किसी भी क्षेत्र को, डेवलपमेंट को, लेकिन साथ ही साथ हम ये ना भूलें कि मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था, स्कूल में था, तो हमारे देश में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। गेहूं अमेरिका से आती थी, जिसको PL 480 कहते थे। आज खुशकिस्मती से हमारे देश में इतना खाद्य सामग्री है कि हम आस पड़ोस के देशों को, देश आत्मनिर्भर बना है, हमारा देश समृद्ध बना है, देश शक्तिशाली बना है। ओमपुरी साहब, बिल्कुल लेकिन आपको हमारा परिवार कम वक्त इतना बड़ा है कि वो एक समस्याएं समस्या है। और दूसरे जो भ्रष्टाचार है वो अगर ख़त्म हो जाए तो हम बहुत बहुत तेजी ज्यादा से तरक्की, तरक्की बड़ी करेंगे। समस्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो वितरण प्रणाली है वो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रांत में इतना है और दूसरे प्रांत में वही चीज वो की कमी है। एक सिस्टम बनाने की वो जरूरत क्योंकि है। देश पूरा एक है, ये परिवार है, ये परिवार है, तो उस परिवार में कि आपके मामा के घर 50 मन गेहूं पड़ी है और भांजे के घर पे 2 किलो है, तो मामा को चाहिए कि भैया भांजे को दे, उसको बेच दे। अगर पंजाब में गेहूं सरप्लस है और वहाँ इतनी जैसे ये आलू का इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, पंजाब में इतना आलू पैदावार हुई इसकी कि वो 50 पैसे किलो बिक रहा था, तो किसानों ने कहा 50 पैसे किलो बेच के हमको क्या मिलेगा। सर, आपकी एक और फिल्म आने वाली है जो किसानों पर ही आधारित है जी, उसके बारे में बताएं, क्या उसकी शूटिंग शुरू ये हो दाढ़ी चुकी? मैं उसी के लिए बढ़ा रहा हूँ और बाल भी छोटे करूँगा किसान लगने के लिए। और मैंने ढीला कुर्ता बनवाया है अपनी तोंद को छुपाने के लिए। कर रहा हूँ काम इसको कम करने का। और दूसरे मैंने ये सोचा है, क्योंकि जस्टिफाई कर सकूं कि वज़न क्यों बढ़ गया इस किसान का, कि मैं इसमें अपने पाँव को मैं लंगड़ा के चलूँगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है किसान, पैर खराब है उसका, तो इस तरह से उसको मैं जस्टिफाई करूँगा। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आपने जो इतने सालों का आपका सफ़र रहा है, क्या अभी भी कोई ख्वाब, कोई कसक बाकी है कि इसके साथ काम करने की इच्छा आज भी है, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई हीरोइन हो? नहीं, ऐसा हीरोइन तो डेफिनेटली नहीं, बाकी डायरेक्टर्स यस। आई मीन गोविंद निहलानी ने जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और उनकी वजह से मैं इतना अपने को इस्टेब्लिश कर चुका वर्सेटैलिटी में। हालांकि मैंने खुद भी चुनाव किए, मैंने जब मैं बॉम्बे आया आक्रोश बन गई थी, तो मैंने सोचा ये सब, एक तो मेरे में झिझक अभी भी बाकी है और दूसरे मुझे सब एक संजीदा एक्टर ही मानते हैं और मैं आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ वर्सेटाइल एक्टर। तो उसके लिए मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ। तो मैंने रंजीत कपूर, जो कि बड़े सुलझे हुए और हमारे देश के मतलब वन ऑफ द बेस्ट
थिएटर डायरेक्टर्स इंडिया हैज़, तो उनको मैंने न्योता दिया बॉम्बे आने का। तो उन्होंने एक प्ले मेरे साथ किया, बिच्छू, जो कि फ्रेंच प्ले पे आधारित था, उसकी एडेप्टेशन थी। उसे किया, उसमें मैंने मेन भूमिका निभाई और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। उसके कम से कम हमने 60-65 शोज़ किए, बॉम्बे में भी और दूसरे शहरों में भी। ओमपुरी साहब, पहले आर्ट फिल्में बहुत ज़्यादा बना करती थी, आपने भी बहुत काम किया, फिर कॉमर्शियल सिनेमा आया, आर्ट फिल्में आज भी बन रही हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद आपका रुझान कॉमर्शियल सिनेमा की तरफ ज़्यादा है। आपको लगता है ऐसा? ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग। आरोप नहीं, मैं आप जरा ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि आप बाहर निकलोगे। तो कॉमर्शियल सिनेमा, ये तो आरोप है, क्योंकि मैं कमर्शियल सिनेमा करता रहा हूँ और शुरू में मैंने रेजिस्ट किया 10-12 साल कि मैं सिर्फ वही सिनेमा करूँगा जो मेरी पसंद का है। लेकिन फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आई कि मैं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ जिसके पास बाप दादा की धन संपत्ति हो। घर तो आवश्यक है ना रहने के लिए, और भोजन भी आवश्यक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमर्शियल सिनेमा करना पड़ा, क्योंकि आर्ट सिनेमा में इतना धन नहीं था कि उस धन से मैं बम्बई जैसे शहर में 2 कमरे का एक मकान खरीद सकूं, और वो आज भी संभव नहीं। अब कमर्शियल सिनेमा जिस तरह तो से, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कमर्शियल सिनेमा का भी और आर्ट सिनेमा का भी। आर्ट सिनेमा का इसलिए कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, उन्होंने मुझे इस्टेब्लिश किया एज अ गुड एक्टर, और कमर्शियल सिनेमा को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये तोन दी। मैंने एक स्टेटमेंट आपका पढ़ा था, मक्खन खिलाया, ओमपुरी ब्रेड साहब, खिलाई। मैंने एक स्टेटमेंट आपका पढ़ा था जिसमें आप ये चाहते हैं कि जो लोग फिल्में नहीं देख पाते उनको आप पैसा दे करके फिल्म दिखाना चाहते हैं। जो लोग फिल्म देखने से वंचित हैं, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते, वही वापस मैं उसी ठेले वाले की तरफ जा रहा हूँ, उसी गरीब भिखारी की तरफ जा रहा हूँ जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घरों में जा करके। तो ओमपुरी उनको फिल्म दिखाना चाहते हैं, उन्हें फिल्म भी दिखाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और पैसा भी देंगे। कुछ इस तरीके के मन में भाव आपके अचानक, जब ऐसा दौर, जबकि आप सिनेमा की चकाचौंध में रहते हैं, उस समय आप इस तरीके का सोचते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जो आपको बार बार ये सोचने पे उस ठेले वाले के लिए मजबूर करती है? देखिए क्या है कि अभी जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव मनाया जा रहा, उसमें एक सब्जेक्ट था कि कॉमन मैन इन सिनेमा। तो मेरे मन में आया कि पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि कॉमन मैन है कौन। मैं और आप नहीं हैं, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, सरकारी आदमी नहीं है, जो सरकारी नौकरी करता है वो आम आदमी नहीं है, और नेता तो डेफिनेटली है ही नहीं आम आदमी। तो आम आदमी है कौन? आम आदमी है छोटा किसान, आम आदमी है केले बेचने वाला, आम आदमी है जो छोटी चाय की दुकान चलाता है, आम आदमी है जिसके पास नौकरी नहीं है, आम आदमी है जो भिखारी है। भिखारी भी हमारे यहाँ हैं, कम से कम 1 करोड़ भिखारी तो होंगे देश में, और ये बड़े शर्म की बात है। तो ये कॉमन आदमी है। कल मैंने एक फिल्म देखी, रोड टू संगम, मुझे बहुत गुस्सा आया कि लानत है इस देश पे, लानत है सरकार पे कि इस तरह की फिल्म हमारे दूरदर्शन पे नहीं दिखाई जाती। मैं पूरी फिल्म में रोता रहा। जो हम हिंदू मुस्लिम हार्मनी की बात करते हैं, सिर्फ ये कहना अरे यार छोड़ो अपन भाई भाई है, नहीं, सिर्फ इमोशंस नहीं, उसमें विचारों के जरिए ये बताया गया है कि क्यों हम भाई भाई हैं। इतनी बेहतर फिल्म बनाई है उस लड़के ने, और क्या फिल्म लिखी है। ये देश के हर नेता को देखनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा
हर हमारे नागरिक को देखनी चाहिए। इस और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की फिल्में लोगों तक पहुंचाए। निश्चित रूप से। ओमपुरी साहब, जो दौर चल रहा है सिनेमा का भी आप देख रहे हैं, आपने तो 35 सालों के दौर को देखा है, ब्लैक एंड वाइट, कलर, इतने हाईटेक HD सिनेमा, एक साथ स्क्रीनिंग, मल्टीप्लेक्स, क्या भविष्य मानते हैं आप सिनेमा का? एज ओमपुरी, एक एक्टर जो जीता है सिनेमा को, जो आम आदमी के लिए काम करता है, जो आम लोगों के अपने संवादों के जरिए अंदर तक पैठ करता है, उसके दिल तक छू के जाता है, वो सिनेमा का भविष्य क्या देखता है इस देश में? 90% सिनेमा तो व्यापारिक सिनेमा है और वो रहेगा। जो सार्थक सिनेमा है उसका आज समाज में उसकी जो जगह है वो उतनी है जितनी क्लासिकल म्यूजिक की है। मिक्का को ज़्यादा सुना जाता है और क्लासिकल दिलेर मेहंदी को ज़्यादा सुना जाता है, भीमसेन जोशी को बहुत कम सुना जाता है। तो हमें ये लेवल बढ़ाने हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीमसेन जोशी को सुने, बाल गंधर्व को सुने, कुमार गंधर्व को सुने। तो वैसे ही सिनेमा में मैं कहता हूं कि सरकार बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है दूरदर्शन के जरिए। दूरदर्शन एक ऐसा है जो हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचता है, बाकी चैनल नहीं पहुंचते। और आपके पास लोकसभा चैनल है, राज्यसभा चैनल है, दूरदर्शन है। चलो, अगर ये मसरूफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो एक अलग चैनल बनाएं आप। हिंदुस्तान में इतने नौजवान 3 साल पहले मैं गोवा फिल्म फेस्टिवल में गया, जो चीफ सेक्रेटरी थे INB के, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि इस बार हमारे 121 फिल्मों ने अप्लाई किया इंडियन पैनोरामा के लिए और हमने 21 फिल्मों का चयन किया। तो जब मेरी बारी आई, मैंने कहा जनाब एक बात बताइए, आपने कहा 121 फिल्में और आपको गर्व है कि इस देश में 121 फिल्में, सार्थक फिल्में बनी। उन नौजवानों ने कैसे, किन मुश्किलात में इस तरह की फिल्म को बनाया, क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए धन इकट्ठा करना आसान नहीं है। लेकिन 21 फिल्में आपने चुन ली, 100 फिल्मों का क्या होगा जी? उनके पास जवाब नहीं था और लोगों ने तालियां बजाई। मैंने कहा और उन 21 फिल्मों का भी क्या भविष्य? आप फिर सिर्फ इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखा देंगे उसको, फिर वो पड़ी रहेंगी। NFDC, क्या फ़ायदा फिल्म बना के? पड़ी हुई हैं फिल्में। आपकी एक राजस्थानी फिल्म हार्ट, इतनी सार्थक फिल्म है, क्यों नहीं अभी तक रिलीज नहीं हुई? 5 साल हो गए उसको पड़ी हुई है। तो ये अफसोस सिनेमा, की बात है, आर्ट सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा, क्योंकि हम वेस्ट कर रहे हैं पैसा। जो आप कॉमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं कि वो कॉमर्शियल सिनेमा 90% रहेगा, निश्चित रूप से 90% कॉमर्शियल सिनेमा, क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा में जाने लगे हैं। पहले फिल्में जो है वो कोई मैसेज देती थी। आपने तो हॉलीवुड में भी काम किया है, आप भारतीय सिनेमा को किस तरह से देखते हैं? अगर हम विश्व सिनेमा की बात करते हैं, हम हॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं, उस रेड कारपेट की बात करते हैं, और भारतीय सिनेमा की बात करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? भारतीय सिनेमा ने कभी भी इंटरनेशनल होने की ज़रूरत नहीं महसूस की। उसकी वजह ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ही इतने लोग हैं उनकी फिल्मों को देखने वाले कि उन्होंने कभी ये ज़रूरत नहीं समझी कि अमेरिकन सिनेमा की तरह हमारी हिंदी फिल्म भी दुनिया के हर शहर में दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ 125 करोड़ लोग हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। लेकिन अमेरिकन सिनेमा जो है, वो अमेरिकन फिल्म बनती है, वो दुनिया के हर कंट्री में जाती है और वहाँ दिखाई जाती है। और
इसलिए हमारा सिनेमा आलसी भी रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरता है। तकनीकी तौर पे बहुत डेवलपमेंट हुई है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन कथानक के तौर पे हम बहुत पीछे हैं। ओमपुरी साहब, एक सवाल मन में आ रहा है, आपने तो बहुत लंबा करियर किया है, कोई एक ऐसा रोल आपको याद आता हो जो जिसने आपके ऊपर छाप छोड़ी हो, जो आपको बहुत पसंद है, कि जो रोल आपने किसी फिल्म में किया हो और वो आपको बहुत पसंद है, जिस रोल को आपने जिया हो वास्तविकता में, कि वो रोल को निभाते हुए आपको लगा कि नहीं यही एक रोल है जिसे मैं जीना चाहता था, कुछ ऐसा? बहुत सारे ऐसे रोल हैं, एक नहीं है। आक्रोश है, अर्धसत्य है। अर्धसत्य में तो मेरा आइडेंटिफिकेशन 100% था। मतलब कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी सोच से जुड़े होते हैं। जैसा आप सोचते हैं वो किरदार वैसा सोच रहा है। तो जो अर्धसत्य का जो, और दूसरे आप सीखते भी हैं इन किरदारों से। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। भारतीय खोज में मैंने बहुत सारे किरदार निभाए। आवाज़ तो मेरी थी एज अ एंकर पर्सन, लेकिन साथ साथ मैंने किरदार भी निभाए, कुछ 20 किरदार किए मैंने उसमें। तो उसमें एक रावण भी था। रावण का लास्ट सीन जिसमें वो उनकी डेथ हो रही है और वो स्वर्ग से धारने वाले हैं या नरक से धारने वाले हैं, और राम और लक्ष्मण को भेजा जाता है, पहले वापस आ जाता है कि वो तो कुछ बोल नहीं रहा, नसीहत क्या देगा। तो राम कहते हैं कि भाई कहाँ खड़े थे? बोले मैं सर की तरफ खड़ा था, पाँव की तरफ खड़े होना चाहिए। पाँव की तरफ खड़े हो गए साथ में। तो उसने मरते हुए कहा कि मैं आपको क्या नसीहत दूंगा, मेरा तो खुद ये हाल है, देखिए मैं मृत्युशैया पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर अच्छा विचार मन में आए तो तुरंत कर डालो, इसके पहले कि तुम्हारा विचार बदल जाए। और अगर बुरा विचार मन में आए तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोचो। बोले मेरे मन में बुरा विचार आया, मैंने सोचा नहीं, उस पर अमल किया, इसलिए मेरी ये दुर्दशा हुई। कितनी बड़ी बात तो है। मैंने उसको अपने पल्ले बांध ली कि मैं रात को सोते हुए भी अगर ये ख्याल आता है कि यार इस संस्था को 5 रुपए दे दो, तो मैं फौरन उसी वक्त, आप चेक काट दो या ये जो भी जेस्चर आप करना चाहते हो, जी, जी, वो फौरन कर देता हूँ। इसके पहले मैं सोचूं अरे यार घर में मुरम्मत करानी है, पेंट नहीं हुआ है, ये ऐसे बांटूंगा तो वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन एक आम आदमी के जीवन में जब ये विचार आते हैं तो उसके साथ उसकी परिस्थितियां भी उस पर हावी रहती हैं। जी बिल्कुल। तो वो किस तरह से उन परिस्थितियों को और उन विचारों को संयमित करके कैसे वो डिसीजन ले, ये भी आप हमें बताएं कि युवा वर्ग को आज वो बहुत विचलित रहता है अपने विचारों और परिस्थितियों के बीच में। देखिए, ये तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा जीवन में। जैसे मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसमें मुझे ना तो पेंशन मिलने वाली है और ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं सरकारी नौकर नहीं हूँ। तो मुझे अपना और अपने परिवार का, मेरे फैमिली का, बच्चे का, पत्नी का, उन सब की देखभाल, बीमारी भी आएगी जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सब खर्चे कहाँ से आएंगे। तो मैंने शुरू से ही ये तय किया था, अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ उसमें से कम 25-30 पैसे तो बचाऊंगा। 25-30 पैसे बहुत बड़ी रेशो है। वो बड़ी रेशो इसलिए है कि इन्फ्लेशन भी आएगा। जो चीज़ आज से 5 साल पहले 1 रुपए में मिलती थी, आज वो 1.25-2 रुपए में मिलती है, 1.5 रुपए में मिलती है। और आज के 5 साल बाद जो आज 1.25 की है वो 4.5 की हो जाएगी। तो यू हैव टू कीप इन्फ्लेशन ऑल्सो इन माइंड। और ये हमने सीखा है
हमारे कुछ सीनियर लोगों से जो आज इस दुनिया में नहीं है, बड़ी गुर्बत में मरे, इतने बड़े बड़े स्टार, भारत भूषण जैसे बिग स्टार, पैसे नहीं थे उनके पास बुढ़ापे में। कुमकुम एक थी, कुमकुम थी या शायद जो डांसर थी, उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वैसे देखा नहीं कि एक दिन आएगा जब हमारे पास काम नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे और तब क्या होगा हमारा। और दूसरे सिनेमा में क्या होता है कि आप जब कमा रहे होते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे करना है थ्रू आउट। उस वक़्त आप जब आप कमा रहे होते हो तो आप एक एलीट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, परफ्यूम खरीदना है या व्हाटएवर, लेकिन उसको क्या आप मेंटेन कर सकते हो बुढ़ापे तक? तो आप ऐसा चुनाव करो जैसे मैंने चुनाव किया है बचत कि कर, मैं बचत मिडिल क्लास, मेरे पास ज़्यादा धन भी आ जाता है तो मैं मेंटेन करता हूँ मिडिल क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु तक मैं मिडिल क्लास से नीचे नहीं आऊँ। आपके विचार सुनकर ज़रूर मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात पर सोचने को मजबूर होंगे कि वास्तविकता जो है जीवन की उस पर अमल करना चाहिए, और बहुत प्रभावित हो रहे हैं वो, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ। क्यों संजय जी? बिल्कुल बहुत है, लेकिन एक बात जो और प्रभावित करती है, जैसा कि आपने कहा ऊपरी साहब ने कि ये इनका रिटायरमेंट का तो कुछ है नहीं। जी बिल्कुल। एक सरकारी कर्मचारी 60 साल में 62 साल में रिटायर हो जाता है, तो ऊपरी साहब आप थकते नहीं हैं किससे? अपने काम से? आप कभी नहीं चाहते कि आप रिटायर हो जाएं अपन, और नहीं, अभी भी लगातार चलता जा रहा है? जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर जंग लग जाएगा और जंग लगने से शरीर सड़ जाएगा। इस उम्र में भी वो एकदम युवा वर्ग वाला फील आता है, आप नजर आ रहा है, अंदर से निकल करके आता है। तो कई बार तो लगता है कि ओमपुरी कभी बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, कि हमेशा ही जवान रहेंगे, हमेशा ही युवा रहेंगे, और आवाज तो ऐसी कड़क। ये मैंने डाई नहीं की है, ये असली है। लेकिन क्या है कि काम, जैसा मैंने कहा कि करते ही रहना चाहिए, वही आपकी सेहत के लिए भी वो बेहतर है। क्योंकि आप बैठे हैं, पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, एक तो आप में तरह तरह के नेगेटिव विचार आएंगे, आपको एक आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है कि मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ। जब तक कुदरत आपको चलाती है इस मशीन को, तब तक इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा ओमपुरी साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल लीक से हट करके होते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो लेकिन लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहता है। ओमपुरी जब सुबह उठते हैं तो उनकी सुबह किस तरीके की होती है? सुबह वो किस तरह से एंजॉय करते हैं? अगर फिल्म में अगर शूटिंग ना हो तो रूटीन की, क्योंकि ये सुबह का माहौल है, लोग अपने घरों में आपको चाय की चुस्कियों के साथ देख रहे हैं। देखिए, चाहे शूटिंग हो ना हो, एक तो मुझे जल्दी उठने की आदत है शुरू से ही। मैं रात को 12 बजे भी सोऊं तो भी सुबह 5 साढ़े 5 बजे आंख खुल जाती है और उठते ही मुझे चाय चाहिए। और मैं अपने बैग में जब सफ़र करता हूँ, मेरे बैग में चाय की केटल रहती है, टी बैग्स रहते हैं, शक्कर रहती है, सूखा दूध रहता है। मतलब चाहे मैं 5 स्टार होटल में भी ठहरा हूँ, क्योंकि 5 स्टार होटल में ज़्यादातर केटल होती है, लेकिन 3-4 टी बैग्स होंगे। सपोज मुझे 5-6 चाहिए, 2 मित्र भी आ गए, कमरे में ही चाय बना लेंगे। क्यों 150 रुपया दें 5 स्टार होटल को? है जी, ठीक है, मेरा पैसा नहीं है, प्रोड्यूसर का है, लेकिन प्रोड्यूसर भी तो अपना ही है। प्रोड्यूसर को नहीं बचाएंगे तो वो अगली फिल्म नहीं बना पाएगा, अगली फिल्म नहीं बना पाएगा तो हम जैसे को काम कैसे मिलेगा? तो ये है। तो चाय मेरे लिए बहुत आवश्यक है। 2-3 चाय मुझे सुबह 2-3 चाय चाहिए।
उसके बाद आपका दिन शुरू होता है। उसके बाद मेरा दिन। लोग जानना चाह रहे हैं, दर्शक जानना चाहता है कि ओमपुरी को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा जो तलब होती है, कि जिस तरह से चाय की तलब हुई आपको। खाने में मुझे सिंपल खाना ही मुझे पसंद है। दाल सब्जियां, नॉनवेज तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन पहले शुरुआत में तो खाता नहीं था। 20 साल की उम्र तक मैं टोटल वेजिटेरियन था, क्योंकि मेरी माँ वेजिटेरियन थी। फिर हॉस्टल में आके थैंक्स टू नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया नॉनवेज। हम दोनों एक ही टेबल पे नसीरुद्दीन शाह ने तो नॉनवेज से भी इंट्रोड्यूस किया और फिल्म सिनेमा से भी इंट्रोड्यूस किया। तो एक दिन बैठे खाना खा रहे थे दोनों, बोले यार ये थोड़ा ग्रेवी ट्राई कर, ये चिकन की। तो मैंने कहा नहीं यार मैं खाता नहीं हूँ। अरे शोरबा है यार, ग्रेवी है। तो चावल पे थोड़ी डाल दी 2 चम्मच, मैंने खाया, बोले कैसा लगा? बढ़िया है टेस्ट। और 3-4 दिन बाद बोले छोटी सी बोटी है, हड्डी नहीं है इसमें, ये खा के देख। वो भी खा ली तो लत लग गई। फिर बहुत कुछ खाया नॉन वेज में, और लेकिन फिर मैं पिछले अभी 5 साल से वेजिटेरियन हो गया हूँ। सिंपल खाना, दाल सब्जियाँ, हर सब्जी मुझे पसंद है ना, और दालें सब पसंद है, लेकिन फेवरेट दाल उड़द की है, साबुत उड़द भी और धुली उड़द भी। सब आपको हाँ, और सब सब्जियां पसंद हैं, कढ़ी पसंद है। लेकिन नॉन वेज जब मैं खाता था तब भी मैं ऐसा नहीं कि पूरा खाना मैं नॉन वेज के साथ खा लूँगा, मुझे सब्जी चाहिए ही चाहिए। और नॉन वेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि मैं रशिया में 3 बार गया हूँ अलग अलग कारणों से। और एक बार क्योंकि मुझे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था, तो उसके लिए रशियन गवर्नमेंट ने 15 दिन के लिए वो आपको उनका अवार्ड यही होता है कि आप आइए रशिया में 15 दिन के लिए, जो आप देखना चाहें रशिया में, जिस शहर में भी जाना चाहें आप जा सकते। तो मैं गया, तो मेरे साथ मेरा इंटरप्रेटर था। तो उसने मुझे पूछा कि क्या आपके खाने की, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। मैंने कहा भैया मैं खा लेता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ। बोले बीफ? मैंने कहा नहीं, बीफ नहीं खाता हूँ। अच्छा, बहरहाल 6-7 दिन गुजर गए। तो एक दिन हम लोग कोई म्यूजियम से वापस आए, देखा रेस्टोरेंट बंद हो गया होटल में। तो उन्होंने कहा रेस्टोरेंट बंद हो गया, कॉफ़ी शॉप है। तो कॉफ़ी शॉप में गए, देखा उधर कुछ पैटीज़ थी। मैंने कहा वो पैटीज़ खा लूँगा और कॉफ़ी। तो उसने काउंटर पे जो लड़की थी उससे पूछा पैटीज़ में क्या है? तो उसने कहा बीफ। मैंने कहा यार मुझे नहीं दिखाई दे रही, मुझे भूख लगी है, दे दो। मैंने एक खाई, मैंने कहा एक और 2 खा ली। वो शैतान था, मुझे बोला देखा उनको बीफ खिला दी ना। मैं 2 सेकंड के लिए रुका, मैंने कहा देखो ये हिंदुस्तानी बीफ नहीं थी, ये रशियन बीफ थी। हम तो हिंदुस्तानी बीफ की पूजा करते हैं। तो ओमपुरी साहब, एक चूंकि खाने पीने की बात हुई, आपके शौक की बात हुई, एक और सवाल, अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? इतना फिट जो आप रहते हैं। फिटनेस देखिए, अब झूठ मत बोलिए आप। हाँ, कि इतना फिट रहते हैं। खड़ा होकर दिखाऊं आपको? छोटी सी टमी है, ज्यादा बड़ी टमी नहीं है। नहीं, अभी फिर भी इस उम्र में अभी एक किरदार के लिए की जा रही है वैसे। मैं बहुत फिट रहता था। एनएसडी में मेरे योगा में 100 में से 95-96 नंबर आते थे। हर आसन कर सकता था, चक्रासन तक, जो कि इतना मुश्किल है कि आप खड़े होके हाथ आप ऐसे पीछे लेके जमीन पे टच करेंगे आप हाथ, और इस शक्ल में आपकी बॉडी हो जाएगी। वो बहुत मुश्किल आसन है। सब आसन मैं कर लेता था। शीर्षासन बिना दीवार का सहारा लिए करता था। लेकिन अब पिछले मैं कहूँगा 7-8 साल से पता नहीं क्यों सुस्त हो गया हूँ, लेकिन अब मैं अपने को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो जो आपने योग किया, इतने सालों का योग, आपको आज भी काम आ रहा है, काम आता है। और आपके वो तमाम जो आप कह रहे हैं कि आप चक्रासन करते थे, आप शीर्षासन करते थे, वो सब चीजें रीपे कर रही हैं, आप बिल्कुल आपकी बॉडी को रीपे कर रही हैं।
बिल्कुल कर रही हैं। टच वुड, मुझे कोई भी ब्लड प्रेशर को छोड़ के और कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, और ईश्वर ब्लड ईश्वर प्रेशर ईश्वर भी है, ईश्वर कंट्रोल्ड से आपको है। दीर्घायु करे, कंट्रोल्ड क्योंकि है। आप जैसी शख्सियत इस कला को जीवित रखे हुए हैं। आपकी जैसी शख्सियत सिनेमा जगत को चाहिए, जो कॉमन मैन के लिए सोच रहा है, जो आदमी इतना बड़ा स्टार होकर के भी कॉमन मैन के लिए सोचता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आप 3 दिन से कॉमन मैन के बीच में बैठे हैं, यहाँ पर अपनी पूरी व्यस्तताओं को छोड़ करके आप फिल्म फेस्टिवल के अंदर कॉमन मैन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका तो राजस्थान से नाता रहा है, राजस्थान कैसा लगता है आपको? राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना रिच कल्चर है, इतना रिच म्यूज़िक है। और कल ही मैं खाना खा रहा था दोस्तों के साथ, मैंने कहा यार पंजाब और राजस्थान में क्या कॉमन है बताइए। जी तो किसी ने कहा म्यूज़िक, मैंने कहा हाँ ठीक है, और बोले कल्चर। मैंने कहा अच्छा ये बताओ रस कौन सा कॉमन है? तो एक मोहतरमा ने कहा वीर रस। मैंने कहा सही है जी बिल्कुल, वीर रस कॉमन है यहाँ पे बिल्कुल। ओमपुरी साहब, दर्शकों को एक डायलॉग तो आपके इस सुबह सुबह बनता है जो आपको सबसे पसंद हो। आपके तो बहुत सारे डायलॉग हैं, हर आपके शब्द जो है वो डायलॉग ही होते हैं, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो दर्शकों को तो आप सुनाइए आज। ठीक, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे मेरी ऐसी फिल्में नहीं हैं जो डायलॉग ही हों। वो कॉन्वर्सेशन, साधारण बातचीत ऐसी होती हैं। और क्या कहना चाहता हूँ, हाँ राजस्थान के बारे में, वो इसमें मैं आता हूँ। राजस्थान के बारे में जो आपने पूछा, राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एक ये भी है कि आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ही लुभावना है, और ये सैलानियों को बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ की लोकेशंस, यहाँ का आर्किटेक्चर। और हिंदुस्तान में 3 प्रांत हैं मेरे हिसाब से जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आते हैं और हमारी इकोनॉमी में योगदान देते हैं। उसमें है राजस्थान, गोवा और केरला। अब आई डायलॉग की बात। डायलॉग तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़े साधारण बातचीत वाले डायलॉग होते हैं। वो जिस तरह का कमर्शियल सिनेमा में होता है कि अपना वो चुनाए सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो इस तरह के डायलॉग हमारी फिल्मों में नहीं होते हैं। लेकिन इला अरुण जो आपके यहाँ की बच्ची है, बच्ची नहीं अब तो खैर महिला हो गई, बच्ची थी, तो वो जब हम एनएसडी में थे 71 में वो हमारी क्लास में आई, तो उसने राजस्थानी फोक सॉन्ग गाया। मैं गायक नहीं हूँ, मुझे और नसीरुद्दीन शाह को हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे गाने में। एक विषय था हमारा वो एनएसडी में। तो एग्जामिनर बल्कि हमसे तंग आ गए थे, बोले यार तुम लोग इतने बेसुरे हो कि एग्ज़ाम में, उन्होंने कहा दोनों मिलके एक ही गाना गाओ, क्योंकि हम 2 बार नहीं झेल सकते तुम लोगों को। तो हम दोनों ने मिलके एक गाना गाया था और हमको 17 नंबर मिले थे 50 में से। सर वो गीत कौन सा, वो गाना कौन सा गाया? इला अरुण वाला। मैं आपको 2 ही लाइनें मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इला अरुण से कहा, मैंने कहा भैया ये तू मुझे सिखा दे पूरा। वो तब का 71 का मुझे याद है 2 लाइनें। रतन कचड़ियारी का चली न काख माले गयो, रजी जो गयो बड़ो मेला में अंबे बीजनी ले गयो, रे दादा भाई बीजनी ले गयो, अरे ओरा। ये उसने हमारी क्लास में गाया था। बहुत बढ़िया। आप अगर राजस्थानी फोक म्यूजिक में भी आते तो बिल्कुल आप उसको कहीं और ऊपर लेवल तक ले जाते हैं, ऐसा हमारा सोचना है। क्यों संजय जी? और आ ही जाना चाहिए मुझे अभी ऐसा लगता है। अभी मौका है आपके पास। भैया कम से कम मुझे ये गाना तो सिखा दे। कम से कम ये गाना नहीं, जबकि राजस्थान के बहुत सारी संस्कृति धरोहर से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हैं। डीडी राजस्थान पर आप हैं तो ये तो धरती जो है इसके पास अपना इतिहास है, इसके पास अपनी संस्कृति है, इसके पास अपना
एक बहुत बड़ा राजस्थान के पास में बहुत धरती धोरारी इसको हम कहते हैं कि ये धोरों की धरती है, लेकिन बिल्कुल। निश्चित रूप से पूरे देश विदेश के अंदर लोकप्रिय है। और ओमपुरी जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारी बातें हमारे साथ करी, दर्शकों के साथ करी, और आपको एक चलते चलते कि आपको आज हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठ करके कैसा लगा, दर्शकों के साथ कैसा लगा, आपको किस तरीके का अनुभव हो रहा है दूरदर्शन राजस्थान पर? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैं एक्सक्लूसिवली राजस्थान के लोगों से मैं बातचीत करूं। मेरी बड़ी फेवरेट स्टेट है ये। जैसे मैं कह चुका हूं कि आर्किटेक्चर से के हिसाब से, म्यूज़िक के हिसाब से, वीर रस के हिसाब से पंजाब को मैं हिंदुस्तान की ढाल मानता हूँ। वैसे ही राजस्थान में भी महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा। कल मैंने ये भी सवाल किया था, मैंने कहा वीरता का सबसे बड़ा चिन्ह राजस्थान में कौन सा है? तो किसी ने कहा महाराणा प्रताप, किसी ने कहा पृथ्वीराज चौहान, किसी ने कहा अमर सिंह राठौर। मैंने कहा नहीं, राणा सांगा। शरीर पे 80 घाव और फिर भी लड़ रहा बिल्कुल। है। हाँ, उसी तो तरीके का ये वीरों की धरती है, बिल्कुल वीरों की धरती है हमारा राजस्थान। और वीरों की धरती पर आपका स्वागत। तो ये थे हमारे साथ संजीदा कलाकार ओमपुरी, जिनके साथ में हमने बहुत सारी बातें कही। वो तमाम सवाल जो आपके मन में थे हमने ओमपुरी साहब से पूछे। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा होगा। सुप्रभात दोस्तों।